हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो हर बार की तरह हम इस बार भी टॉप 25 क्वेश्चंस मैथ्स के लाए हैं। ये हमारी शीट 5 है। शीट 4 तक मैंने अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। वैसे यदि आपने शीट 1, शीट 2 3 4 और देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि भाई मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि हम इन क्वेश्चंस में से आ, जैसे 15 से 20 के बीच में भी यदि क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। मतलब हमारी जो है ना प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। यदि आपको ये 15 से 20 क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हो ना इसमें से, क्योंकि सारे के सारे ही अच्छी क्वेश्चन है इसमें। मतलब यदि मैं एक आध क्वेश्चन की तो कहूंगा नहीं, लेकिन सारे ही जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सारे ही क्वेश्चंस हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल है ना। कॉन्सेप्चुअल मतलब कई बार तो हम क्या है कि भाई आप उसमें कोई अप्रोच लगा के हम उसको शॉर्टेस्ट अप्रोच से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता ही रहा हूँ हर क्वेश्चन में कि भाई ऐसे होना चाहिए। ठीक है। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। आज हम शीट 5 लेके आए हैं, है ना। तो भाई अब मैंने आपको हर बार की तरह, देखो मेरा एक बार ये कहना है, मैंने इस बार इस बात पे बड़ा फोकस करा है, डोंट स्टक ऑन इजी क्वेश्चंस। भाई कईयों का ना एक एक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि भैया यार मैं वैसे ही नहीं कर पाता सीजीएल का एग्जाम, आप और इतने टफ क्वेश्चंस करा रहे हो। तो भाई टफ क्वेश्चंस नहीं है ये 2017-18 के क्वेश्चंस उठा के देखो, 2017 2018 2019 के क्वेश्चंस उठा के देखो, ये वही क्वेश्चंस हैं और मैंने कुछ नहीं चेंज करा है। बस थोड़ा डेटा चेंज कर दिया हो तो कह नहीं सकता, लेकिन मैंने कुछ चेंज नहीं करा है। 2017 में एज इट इज क्वेश्चन देख लो, आप 2018 में एज इट इज क्वेश्चन देख लो। वेंडर चेंज हो गया है, आपको ये चीज पता होगी, वेंडर चेंज हो गया है इस बार वाला एग्जाम वाला। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, हालांकि चेंज तो नहीं करना चाहिए उसको पेपर का पैटर्न, पर फिर भी मान लो ऐसा पेपर यदि कभी आ जाता है तो भाई ये क्वेश्चन पेपर्स ही जो है, हम जो आपको शीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैथ्स की, ये जो प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है हमने मैथ्स के लिए, तो आप भाई उसको ज्वाइन कर लो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इजी मैथ्स अड्डा के नाम से, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का आइकन है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे जो है वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने अब बस अपने टेलीग्राम चैनल पे ये ही नहीं करा है। आप दूसरी स्लाइड में देखें तो दूसरी स्लाइड में हमने क्या लिख रखा है, देखो मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है एक, तो देखो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, रेलिवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। ठीक है। इसके अलावा मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज जो मैं इसमें चला रखी है, एक मैंने इंस्टॉलमेंट एनएसआई वाला टॉपिक करा दिया, उसका लिंक मैंने यहाँ पे पिन करा हुआ है। डिसऑनेस्ट डीलर वाला मैंने करा दिया। इसके अलावा मैंने लीनियर रेस भी कंप्लीट करा दिया है, लीनियर रेस। ठीक है। जो कि मतलब 2023 वाले एग्जाम को देखें, 2022 वाले एग्जाम को देखें, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ये लीनियर रेस वाला। ऐसे ही इंस्टॉलमेंट वाला भी 2022 के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला है। ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। एक हमने ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रखी है, मतलब जो है इसमें गुड क्वेश्चंस ही इंक्लूडेड है, आप जाके देख सकते हो। मैंने आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट की मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें लिंक मैं ना, आप जैसे कई लोग तो कहते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज है तो भाई कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, लेकिन कई स्टूडेंट क्या कहते हैं ना कि सर यार पूरी ज्योमेट्री तो नहीं हो पाएगी, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं, पूरी ज्योमेट्री नहीं हो पाएगी, तो सिर्फ ये कर लो। भाई मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है ना तो भाई नहीं छोड़ोगे आप बिल्कुल ये पढ़ के भी। तो आप देख सकते हो, ये वाला भी देख सकते हो आराम से। और ये मैंने मॉक प्रैक्टिस भी चला रखी है, जैसे आप लाइव बोर्ड का देते हो, टेक्स्ट बुक का देते हो, तो उन उनसे अलग है ये हमारा मॉक। हमने भी मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हो। और उसके सॉल्यूशन के लिए हम बेस्ट एंड पीस अप्रोच देखने वाले हैं। हर बार की तरह बेस्ट एंड पीस अप्रोच ही रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अच्छा, इन अ ट्राइंगल एबीसी, आई एंड ओ आर द सेंटर एंड सर्कम सेंटर, AI is extended which meet circle at D if BOD is equals to Z degree, BID is equals to Y degree and ABC is equals to X degree। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ कैसे निकालोगे। तो भाई मेरे पास पहले एक ट्रायंगल तो बना लो, ट्रायंगल, और ट्रायंगल का सरकम सर्कल बनाना है, यानी कि हमको इसके बाहर बनाना है ऐसा सर्कल जो इसके तीनों सर्कल्स को बाहर से तीनों वर्टिसेस को बाहर से टच करेगा। ठीक है। तीनों वर्टिसेस को बाहर से टच करता हो जाएगा, तो यानी कि ये इसका सरकम सर्कल हो गया। और सरकम सर्कल का सरकम सेंटर हमको दे रखा है O। ठीक है। आपको बशर्ते ये तो पता होगा ना कि भाई इन सेंटर वगैरह क्या होता है। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है हमारा आ, जो हम यदि तीनों एंगल्स का मैं वो खींच दूं बाइसेक्टर, तीनों एंगल के मैं एंगल बाइसेक्टर्स खींचूं, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहता है हमारे पास, आई रहता है। तो मतलब इन सेंटर रहता है, तो मैं जैसे मान लो इसको इन सेंटर मान लिया मैंने। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये।
बाइसेक्ट की तो कर रहा है ना। अब हमारे पास क्या दे रहा है, इसको मैं डी तक बढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने डी तक बढ़ा लिया, ये कोई डी पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। कौन बीओडी की वैल्यू दी हुई है हमको, कौन बीओडी की वैल्यू, ठीक है। कौन बीओडी की वैल्यू मेरे पास जेड दी हुई है ना। और यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, कौन बीआईडी की वैल्यू। मैं अलग अलग देखो पेन से लेके समझा रहा हूँ अलग अलग से, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन बस, है ना। तो मेरे पास बीआईडी की वैल्यू है, बी आई और डी। बीआईडी की वैल्यू मेरे पास बाई डी दी हुई है, तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास कोई रिलेशन तो आ जाए इनके बीच में। अब आपने, यदि आपने सर्कल डे टू वाला वीडियो देखा हो मेरा ज्योमेट्री का, तो मैंने उसमें सर्कल वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया था। सर्कल वाला कॉन्सेप्ट एक मैंने जो है डे वन वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ट्रायंगल बता दिया था एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज समझाई होगी कि देखो भाई ये आर्क है, ये आर्क हो गई हमारे पास बीडी आर्क। बीडी आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ कौन कितना है, सेंटर पे बना हुआ कौन है हमारे पास जेड डिग्री। जेड डिग्री, तो हमारे पास जो सरकमफेरेंस में बना हुआ कौन कितना होगा, जेड बाई टू। जेड बाई टू डिग्री होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, एबीसी की वैल्यू एक्स है, और मेरे पास बी वाई इसका एंगल वाई सेक्टर दिया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई टू है, और यहाँ तक इससे आगे मेरे पास एक्स बाई टू जाएगा। यही तो है ना मेरे पास, ये पूरा एक्स बाई टू डिग्री, ये पूरा एक्स बाई टू डिग्री। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को देख रहा हूँ, ट्राइंगल ट्राइंगल बी आई ए पे फोकस करो, ट्राइंगल बी आई ए पे फोकस करो, बी आई ए। जब बी आई ए पे फोकस करा ना मैंने, तो देख लो दो इंटीरियर हो गए, जेड डिग्री बाई टू प्लस में एक्स डिग्री बाई टू, तो मेरे पास इंटीरियर हो गए, और बाई इसका एक्सटीरियर हो गए। तो यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, एक्स बाई टू प्लस में वाई जेड बाई टू, जेड बाई टू इज इक्वल्स टू बाई। यानी कि मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, एक्स प्लस में वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, सॉरी एक्स प्लस में जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 2y। ठीक है, जब एक्स प्लस में जेड 2y आ गया मेरे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2y3 तो होगी। 2y3 तो होगी। आ गया ना आपको समझ भाई, डे वन और डे टू की वीडियो जाके देख लो। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज है, आप ये भी कर लोगे ना भाई, ये मान के चलना ज्योमेट्री को कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि सारे की सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये मैंने सीआई की इंस्टॉलमेंट से लिया हुआ है। सीआई की इंस्टॉलमेंट तो आपको सबसे मतलब आसान वाला टॉपिक है ना ये तो। ए लोन इज रिटर्न्ड इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। 10% यानी कि मतलब इंटरेस्ट 10 से 11 हो रहा है, 10 रुपये है, तो हमारे पास एक ईयर के बाद कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 5808, देन 60% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन दिस स्कीम, चार्ज इन दिस स्कीम, ठीक है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो यहाँ पे भाई वो फर्जी ट्रिक्स तो लगेगी नहीं कि भाई मतलब इसमें हम नो ऑप्शन एलिमिनेशन, कोई ऑप्शन एलिमिनेशन थोड़ी कर सकते हैं हम इसमें। यदि हमारे पास नो ऑप्शन एलिमिनेशन, क्यों नहीं कर सकते हम ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें, क्योंकि हमारे पास जो है नियरेस्ट तक पूछ रहा है, नियरेस्ट तक, ठीक है। नियरेस्ट का मतलब वो पॉइंट में आया होगा, और पॉइंट से हमको नियरेस्ट पे पहुंचना है। तो मेरे पास पहले ये बता दो, जब हमको इंस्टॉलमेंट सेम दे रखी, तो मेरे पास पहले ईयर में 10 से 11 हुआ था वो, दूसरे ईयर में वो 100 से 121 था। ऐसे ही तो निकालते हो ना आप कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट ऐसे ही तो निकालते हो। अब दोनों इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट जब सेम है, तो मेरे को इंस्टॉलमेंट ये भी तो सेम करनी पड़ेगी। जब ये सेम करनी है, तो मेरे को 11 का मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए 110 से 121, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए 110 से 121, और दूसरे ईयर के लिए 100 से 142। तो मेरे पास जो टोटल जो मेरे पास प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 210। और मेरे पास जो चुकाया है, कितना चुकाया इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट में मैंने 242 चुका दिया, यानी कि मेरे को 32 का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, 32 का। अब मेरे पास इस 121 की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, पहले ये बता दो। 121 की वैल्यू मेरे पास 5808 दी हुई है। इसको पहले 11 से काटो, तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, और 11 दूनी 22, 11 8 88, यानी कि 48 बार कट गया। 48 बार कट गया, देख लो। 11 11 चौक 44 और 11 88, तो मेरे पास 48 बार कट गया, यानी कि 32 × 48 का 3/5, यानी कि 60% ही तो निकालना था मेरे को। 60% ही तो निकालना था मेरे को। अब यानी कि देखो, अब मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 32, 32 इंटू में 16 है। 32 इंटू में 16 तो मेरे को पता है ना, 32 इंटू में 16 कितना होता है, 512। और 512 इंटू में 9/5, यानी कि अब यहाँ से कितना आ रहा है ये ऑप्शन, ये मेरे पास लगभग 100 से तो ऊपर ही जाएगा। 100 से तो ऊपर ही जाएगा ना, है ना। मतलब सॉरी, 900 से तो ऊपर ही जाएगा, ये तो सारे के सारे 900 से ऊपर ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या उत्तर आ जाएगा, देखो। एक 0 4 पॉइंट में, सॉरी, हाँ 104, 100.4 इंटू में 9, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया ये, 6 3, और ये मेरे पास आ गया 1 सेकेंड, 590 अपॉन 512 इंटू में 3, यानी कि
512 इंटू में 9 करो, 12 9 में 108। ठीक है, मतलब पहले मैं 5 से भाग दे रहा हूँ इसमें, तो 102.4 आएगा। 102.4 इंटू 9, 102.4 इंटू 9, तो यानी कि हमारे पास 9 चौक 36, 3 और 9 दूनी 18 और एक 9 दूनी 18 और 3 21, यानी कि हमारे पास जो है ना 21, 9 दूनी कम 9 और 21 है ना ये मेरे पास। ठीक है, तो ये 21 आ गया मेरे पास है ना, और 921, 921.6, यानी कि मेरे पास आंसर कितना आ गया, 922 आ गया। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखना था, हमको सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाला ही देखना था। हमारे पास जो फर्जी ट्रिक तो लगेगी नहीं इसमें, कोई ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह, तो हमने सीधा 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 से ही पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पे दिया हुआ है ए पी की वैल्यू मेरे को इतनी इतनी दी हुई है ना, और तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसको करने का तरीका आप तो सोच रहे होगे कि भाई इसका क्यूब करो वो करो, तो भाई ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ये सीडीएस 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीडीएस 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ऐसे में क्या करना होता है, देखो हमारे पास एक ही इक्वेशन है और एक इक्वेशन में मेरे को तीन तीन वेरिएबल्स दी हुए हैं, तो अल्टीमेटली यही है कि भाई मेरे पास जब तीन इक्वेशन दी हुई है, मतलब तीन वेरिएबल दी हुई है, तो मेरे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए निकालने के लिए, लेकिन मेरे पास एक इक्वेशन है, तो मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। मतलब जैसे कि मैंने एक वैल्यू को, किसी भी एक वैल्यू को मैंने जीरो रख दिया इसमें, किसी भी एक वैल्यू को जीरो रख दिया, मैं यहाँ पे अपनी इजीनेस के लिए बी की वैल्यू को जीरो ले रहा हूँ, तो मेरे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बताना। यहाँ पे आएगा मेरे पास, देखो जब ये बी जीरो होगा तो मेरे पास ए प्लस में ए, यानी कि ये मेरे पास कितना बच गया, रूट में 2a। ठीक है, और प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो a माइनस में ये a बाहर जाएगा, तो a माइनस में a जीरो, यानी कि ये मेरे पास पी क्यू की वैल्यू सीधी सीधी 2a आ रही है, 2a। और हमको पी क्यू की ही तो वैल्यू निकालनी थी, जब b की वैल्यू मैंने जीरो ले ली, तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू सीधी सीधी तो आ गई मेरे पास 2, 2 ही तो आ गई मेरे पास सीधे। अब आप ये कहोगे यार ये तो सर रटा रटाया था, क्या करा आपने क्या नहीं करा, हमको पता तो लगना चाहिए। तो भाई इसमें और क्या किसकी वैल्यू आप जीरो रख सकते हो, और किसकी वैल्यू आप जीरो रखोगे, और की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा ही ना। ठीक है, अब यहाँ पे यदि पी की वैल्यू ही मैंने जीरो ले ली, पी की वैल्यू ही मैंने जीरो ले ली, तो भाई देखो यहाँ पे तो कैसे आ सकता है, कैसे आ सकते हैं, जब पी की वैल्यू ही जीरो ले ली तो मेरे पास जीरो का ही वैल्यू निकालूंगा क्या मैं, जीरो का ही वैल्यू निकालूंगा क्या मैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना ये वी की वैल्यू क्यों लिया हमने, वी की वैल्यू क्यों लिया हमने। ए की वैल्यू रख के देखो तो भाई देखो यहाँ पे ए की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो देखो बी की पावर 3/2 की 1/3 करनी थी हमको, तो यानी कि मेरे पास कुछ अलग ही ऑप्शन आ जाएगा वो, तो आप चेक कर सकते हो वो करके भी। ठीक है, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन सच दैट एन प्लस में वन, एन माइनस में वन, एन माइनस में टू, डॉट 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 थ्री, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 910। ठीक है, तो 910 से 910 को अब हमने ऑप्शन चेक करे ना पहले, तो ऑप्शन में मेरे को क्या दिख रहा है, 91 90 13 इंटू में 12 है। मेरे को एक चीज समझ में आ गई, 910 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 13 इंटू 70 लिख सकता हूँ, 13 7 91 होता है ना, 13 7 91 होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो आएगा ना, ये जो आएगा हमारे पास एन प्लस में वन, एन माइनस में वन, एन माइनस में टू, ये 13 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए, 13 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए, और हमको मतलब स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए हमको। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऐसी केसेस में क्या आ सकता है, देखो हम यहाँ पे एन की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, एन की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं ऐसे तो, क्योंकि भाई यदि मान लो मैं 14 भी लेता हूँ यहाँ पे, तो 14 प्लस में एक 15 है, पर यहाँ पे 13 का मल्टीपल आ रहा है, 15 लूंगा तो देखो ये, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है उस हिसाब से। हमारे पास ऑप्शन में, इस ऑप्शन के हिसाब से मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, 12 ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है 12 ऑप्शन ठीक, देखो सॉरी फॉर दिस, यदि यहाँ पे एन और इंक्लूडेड होता, एन और इंक्लूडेड होता मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फिर क्या लगाता, 13 आंसर लगाता, 13 आंसर लगाता, कब लगाता, जब एन और इंक्लूडेड रहता जैसे कि मेरे पास यदि ये रहता एन प्लस में वन, इंटू में एन, इंटू में एन माइनस में वन, ऐसे रहता तो मेरे पास 13 आ जाती वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पे एन इंक्लूडेड ही नहीं है, तो मेरे पास एन की वैल्यू 12 ही तो रहेगी ना, 12 प्लस में एक 13, और 13 के बाद चाहे कुछ भी आए, 13 के बाद चाहे कुछ भी आए, हमारे पास 70 तो आ ही जाएगा ना। देख लो भाई देख, 13 है, फिर उसके बाद मेरे पास कितना आएगा बताओ, 12 इंटू 11 है 10, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये हमारे पास कितना था, 12 था, तो कहीं ना कहीं तो ये n-5 आया है ना, और n-5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा, तो यानी कि यही बन गया हमारे पास 910, तो 910 तो यही बन जाएगा ना। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना भाई, मतलब है ना, ये 2017-18 के पेपर में शायद आया था, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता है,
2017, 2018, 19, 20 के पेपर में से ही आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको जो डे 3 वाली वीडियो कराई है ना ज्योमेट्री की, उसमें मैंने आपको पॉलीगन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वो आगे जाके देख सकते हो, ठीक है। ओनली एक्सप्लेन्ड, मतलब ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही एक्सप्लेन करा है मैंने, ठीक है। तो आप पॉलीगन की वीडियो को जाके देख सकते हो, तभी इस क्वेश्चन को करोगे तो भाई थोड़ी देर में हो जाएगा, बाकी आप बैठे रहने, क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, ठीक है। In the given figure, A, B, C, D, E, F is a regular hexagon of side 12 centimeter. P, Q, and R are the midpoints of A, B, C, D, and E, F respectively. What is the area of ट्राइंगल पी क्यू आर? पी क्यू आर निकालने के लिए हमारे पास पी क्यू पी आर या फिर कुछ तो हो हमारे पास, या तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या फिर कुछ भी हो, पर हो तो सही हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बैठेगा हमारे पास। वैसे तो क्यों बैठेगा? क्योंकि भाई देखो ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल है मेरे पास। जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो मेरे पास इनके जब मिड पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो भाई, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं मैं, तो उनके यदि बीच के पॉइंट्स को मिला दूं मैं, बीच के पॉइंट्स को, तो वो जस्ट एरिया आधा ही 1/4 या फिर आधा ही तो रहेगा ना, वो ऐसे ही तो रहेगा ना। हम जब तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला देंगे तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो उसका 1/4 ही तो रहेगा ना एरिया, तो उसका एरिया तो उसका 1/4 ही रहेगा ना। तो यानी कि हम यहाँ पे भी जो कह रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमारा कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है ना। लेकिन हमारे पास इसकी साइड तो है, साइड कैसे निकालेंगे? अब साइड निकालने के लिए देखो, मैंने आपको सीधा सीधा सा बताया हुआ था कि इस यदि आपको सीधा सीधा पता है कि भाई ये हमारे पास डायगनल है और इस डायगनल की वैल्यू कितनी होती है, यदि ये ए है तो मेरे पास ये 2a होता है, 2a होता है। और जब मैंने आपको प्रूव करवाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास एक ट्रपेजियम बन रहा है, FECD। FECD मेरे पास एक ट्रपेजियम बन रहा है, और ट्रपेजियम में जब हम दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3a/2 ही तो हो जाएगी इसके हिसाब से। यानी कि इनका जस्ट वो ही तो होता है मीडियन, इनका जस्ट मीन ही तो होता है, इनका जस्ट मीन ही तो होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 3a/2 के हिसाब से ये मेरे पास 18 सेंटीमीटर आ गई। जब ये 18 है तो मैं इन दोनों को जब ऐसे जैसे मिलाऊंगा इन दोनों को, तो मेरे पास ये 18 आ गई। इन दोनों को ऐसे मिलाऊंगा तो मेरे पास ये 18 आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू में 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर यानी कि 9 का मल्टीपल, ठीक है। 9 का मल्टीपल मतलब √3/4 इंटू में 324 कर दिया। 324 से कितनी बार कटेगा, 81, 81√3 इसका आंसर, 81√3 इसका आंसर आ गया। अब भाई थोड़ी सी कॉन्सेप्ट भी देख लो, यदि किसी को भाई प्राणी को किसी को समझ में नहीं आया हो तो भाई वो भी बता देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई जैसे मेरे पास कोई हेक्सागन बन रहा है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन में जो इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो कितना रहेगा मेरे पास, 720, n-2 अपॉन में 100, n-2 इंटू में 180 ना। तो मेरे पास 720 रह जाएगा, 720 डिग्री, यानी कि सारे के सारे कोण मेरे पास कितने हैं, 120 डिग्री के। ये 120 का है, ये भी 120 का है, ये 120 का है मेरे पास, ये 120 का है मेरे पास, ये 120 का है मेरे पास, और ये 120 का है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब हमको ये वाला डायगोनल निकालना है मेरे को, ये वाला डायगोनल, डायगोनल कितने होता है, एन इंटू n-3, n इंटू n-3 अपॉन में n ही तो रहता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जब डायगोनल्स की वैल्यू n इंटू n-3 अपॉन में 2 रहती है, n अपॉन में n-3 अपॉन में 2 रहती है, तो मेरे को देखो ये बता दो अब कि मैं इसको जैसे आगे बढ़ा दूं, मैं इसको जैसे आगे बढ़ा दूं, ठीक है, यहाँ तक मैंने आगे बढ़ाया है इसको, है ना। तो देखो ये जब मेरे पास 120 था तो मेरे पास ये 60 डिग्री का बचा, ये 120 था तो ये 60 डिग्री का बचा, और जब ये 60 है तो ये मेरे पास 60 डिग्री का बचा पूरा, ये मेरे पास 60 डिग्री का बचा पूरा। तो यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यदि ये ए है तो मेरे पास ये ए है, और ये ए है तो मेरे पास ये ए है। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ, पूरे वाले को, बड़े वाले को। जब बड़ा वाला ट्रायंगल देखा ना मैंने, तो देखो ये इसका मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स हैं ये। जब इसके मिड पॉइंट्स हैं ये, तो मेरे को एक चीज बता दो, मिड पॉइंट वाली जो थ्योरम पढ़ी है ना आपने कि भाई दो भुजाओं के मिड पॉइंट को बनाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल और उसकी आधी रहती है, यानी कि ये पैरेलल रहेगी इसके, और ये इसकी आधी रहेगी, यानी कि ये ए है तो ये 2 ही तो होगा हमारे पास, 2 ही तो होगा ना हमारे पास, ठीक है। करते रहना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, है ना। अब मेरे पास है छठवां क्वेश्चन। 50 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 days, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, बट अ बैच ऑफ 5 men लेफ्ट आफ्टर ईच पीरियड ऑफ 10 days, व्हाट इज द टाइम टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 50 मैन है और 50 मैन ने 40 दिन में करा है, तो मैं यदि एक मैन की एफिशिएंसी को यदि एक मान लूं मैं, तो मतलब यदि मैं एफिशिएंसी को एक मान लूं, यदि मैं एफिशिएंसी को एक मान लूं एक मैन की को, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मेरे पास टोटल वर्क
टोटल वर्क मेरे पास 50 × 40 ही तो रहेगा। 50 × 40 यानी कि मैं कितना कह सकता हूँ, 2000 रहेगा मेरे पास वर्क। 2000 वर्क रहेगा। अब ये कह रहा है कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए बैच ऑफ 5 men लेफ्ट ईच पीरियड ऑफ 10 days, यानी कि फर्स्ट डे तो उन्होंने 50 नहीं वर्क करा है, तो 50 जब वर्क करेंगे तो मतलब कितने काम कर देंगे वो, कितना काम कर देंगे यदि वो 50 मैन है, ये 50 मैन है, 10 दिन तक काम कर रहे हैं 50 मैन, तो 50 मैन ने 10 दिन तक कितना काम कर दिया होगा पहले 10 दिन में। उन्होंने पहले 10 दिन में 500 काम करा है। दूसरे 10 दिन में कितने बचे हमारे पास, 45 बचे ना। और 45 ने कितना काम करा होगा, 450। तीसरे में कितने बचे हमारे पास, 400 बचे। चौथे जो टाइम पीरियड में मेरे पास कितने बचे, 35 बचे। अब यहाँ से जोड़ तो लो पहले इनको। तो मेरे पास 950 और 1350 और ये मेरे पास हो गया 1700। तो मेरे पास यानी कि 300 ही तो बचे अब लास्ट में। तो मेरे पास कितने दिन में काम हो रहा है, 10 20 30 40 50, 50 डेज में मेरे पास पूरा काम हो रहा है। ठीक है। ठीक है ना। हमारे पास जो टाइम टाइम एंड वर्क में तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है ना, नंबर ऑफ डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sorry, number of days in directly proportional to efficiency, or efficiency is indirectly proportional to number of days. Total work done is equal to number of days into total efficiency, यही तो रहता है ना हमारे पास बस। ठीक है। अब हमारे पास 7वां क्वेश्चन आ गया है, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा लेना ये भी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यदि कभी पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में, तो आपको यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, आपको डिराइव ही करना पड़ेगा फॉर्मूला। डिराइव ही करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। ठीक है। तो हमारे पास टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट यूनिफॉर्म स्पीड्स सिमिल्टेनियसली फ्रॉम स्टेशन P and Q respectively towards each other. After crossing each other, A take B hours to reach Q, and V takes 5 hours to reach P. If a train is moving at a speed of 55 किलोमीटर पर आवर, then the speed of B in किलोमीटर पर आवर is। मैं यहाँ से क्या मान रहा हूँ कि A takes 20 आवर्स, यानी कि ये इसको मैंने T1 मान लिया, इसको मैंने T2 मान लिया। ठीक है। इसको मैंने T2 मान लिया, और ये S1 चाल से चल रही थी, ए ट्रेन थी, तो हमको किसकी स्पीड ऑफ बी, यानी कि मेरे को S2 फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला याद रखो आप, सीधा सीधा सा ही एक फॉर्मूला होता है। S1/S2 का होल स्क्वायर मेरे पास कितना होता है, यहाँ पे T2/T1 होता है। ठीक है। अब ये कैसे आया वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले इससे देख तो लो एक बार कितना आता है हमारे पास। तो मेरे पास यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 55/S2 इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास कितना है T2। T2 मेरे पास है 5 और T1 मेरे पास कितना है 20, तो यानी कि इसका मेरे को रूट ही तो लेना है टोटल में, इसका मेरे को रूट ही तो लेना है। तो मेरे पास 55/S2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 55/S2 मेरे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 1/4 का रूट, 1/4 कितना होता है, 1/2, यानी कि S2 की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी कितनी आ गई, 110 किलोमीटर पर आवर। 110 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से एक बार देख लो स्पीड, यहाँ से एक बार वो देख लो कॉन्सेप्ट क्या है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि भाई मीटिंग मीटिंग कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा था, मीटिंग कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा था, तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी, वहां पे एक चीज तो आपने पढ़ी होगी ना, कि ये मैंने आपको जब मैंने मॉक सॉल्व करवाए थे ना अपने, उसमें बता दिया है मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, वहां पे देखा हो तो कभी आपने। ठीक है। तो मीटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि टाइम हमेशा इक्वल रहेगा, टाइम हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है। तो टाइम हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे एक मेरे पास कोई ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन ए मान ली मैंने, यहाँ पे ए ट्रेन है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कोई बी ट्रेन है, यहाँ पे कोई बी ट्रेन है। ठीक है। तो मैं यहाँ से आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यदि ये S1 चाल से जा रही है, ये S1 चाल से जा रही है ना, और ये S2 चाल से जा रही है। ठीक है। और ये जब S1 चाल से T समय में यहाँ पे आके मिल गई, T समय में यहाँ तक आ गई। ठीक है। तो T समय में यहाँ तक आने में इसने कितनी दूरी तय करी है, S1T दूरी तय करी है। S1T जब ये मिलेंगे तो समान दूरी ही तो तय करेंगे ना, जब ये मिलेंगी एक दूसरे से तो वो समान समय के लिए चली होंगी। भाई किसी दोस्त को आप ये कहोगे कि यार कहीं हम बीच में मिल लेंगे, तो आपने कॉल करके जिस टाइम वो बोला है, जितना आप चलोगे उतना ही तो वो चलेगी ना। तो यानी कि मैं यहाँ से ट्रेन पे, जब ट्रेन ए ने इतना चलाया S1T, तो मेरे पास यहाँ से भी इसने टी टी टाइम ही लिया होगा इससे मिलने के लिए। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इसने कितना चल दिया, S2 स्पीड से T समय तक चलाया, तो यानी कि S2T चल दिया। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये कह के तना रहा है, यहाँ से मिलने के बाद ये तो इनका मीटिंग टाइम हो गया, मीटिंग टाइम, है ना। अब मीटिंग टाइम की वैल्यू कितनी होती है, T इज इक्वल टू √T1 में √T1 × T2 होती है, T1 × T2। ठीक है। वो भी हम बता देंगे कैसे रहती है। यहाँ से अब यहाँ तक गया है ना। अब ये यहाँ से T1 समय ले रहा है यहाँ तक पहुंचने में, ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में T1 समय ले रहा है, ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में T1 समय ले रहा है। तो S1 की चाल से ही तो गया, S1T1 लिया है यहाँ से यहाँ तक, दूरी S1T1 ही तो है यहाँ से यहाँ तक की। और यहाँ से यहाँ तक की मैं दूरी कितनी कहूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं S2T2 कहूंगा।
क्योंकि भाई उसने H2 चाल से T2 समय तक ही तो चला है वो। तो हम यहाँ से एक चीज देख पाए, मैं यहाँ से एक चीज कंपैरिजन कर पाऊँ, तो S1T इज इक्वल टू H2T2 है मेरे पास, और यहाँ से H2T की वैल्यू मेरे पास कितनी है, S1T1 है। तो मैं यदि दोनों को डिवाइड करूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, S1 अपॉन में H2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1, इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1। तो मेरे पास यही तो फॉर्मूला लगाया था मैंने यहाँ पे, यही तो फॉर्मूला लगाया था मैंने यहाँ पे। और ये मीटिंग टाइम है, ये मेरे पास ये मेरे पास क्या है, मीटिंग टाइम है ये मेरे पास, मीटिंग टाइम। ठीक है। तो मीटिंग टाइम मेरे पास यहाँ से कैसे आएगा, देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि मैं दोनों इक्वेशन का गुना कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखो यहाँ से S1T स्क्वायर S2 इज इक्वल्स टू S2 S1 T2 T1। तो मेरे पास यहाँ से S2 S1 से S2 S1 कट गया, यानी कि T की वैल्यू मेरे पास √T2 T1 ही तो आई। ठीक है। अब इससे ज्यादा यदि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें दोबारा से, मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। मेरे पास 8वां क्वेश्चन आ गया। 8वें क्वेश्चन में मेरे से कह रहा है ये कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ए एंड बी टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस बी एंड सी इज 3:5। ए पर्सन ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at 30 kilometer per hour and from B to C at X kilometer per hour. If his average speed for the entire journey is 40 kilometer per hour, then what is the value of X minus में 7। यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको, स्पीड का फॉर्मूला तो पता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, जब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम है, तो मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे पास चाहे डिस्टेंस कुछ भी है, मेरे पास चाहे डिस्टेंस मेरे पास कुछ भी है, लेकिन मेरे पास जब A टू B और B टू C गया, वो A टू B और B टू C, तो मेरे उसने टोटल दूरी 8 दूरी तय करी है, 8 दूरी ही तो तय करी है उसने। और अब वो जो 8 दूरी तय कर रहा है, पहली जो A टू B की स्पीड है ना, उसने 30 किलोमीटर से करी है, यानी कि वो 30 किलोमीटर पर आवर से करी है उसने, तो उसने कितना टाइम लिया है, 1/10, 1/10 3/10, 1/10 ही तो लिया है, प्लस ये यहाँ से उसने x किलोमीटर पर आवर से करी है, 5 किलोमीटर, जो 5 दूरी है ना वो उसने x किलोमीटर पर आवर से करी है, तो यानी कि 5/x लिखूंगा मैं, 5/x। हमारे पास टाइम ही तो है, ये 1/10 टाइम है और ये 5/x भी टाइम है। ठीक है। तो हमारे पास इसी की वैल्यू तो मेरे पास 40 दी हुई है, तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ बताओ, कि मेरे पास कितना आ रहा है, 80x की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ से, x प्लस में 50 बराबर में 40, तो मेरे पास 40x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2000 आ गई। यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 50। तो मेरे को x माइनस में 7 की वैल्यू चाहिए, x माइनस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 43। ठीक है। बशर्ते आपने एवरेज स्पीड का वो पढ़ा हो कि एवरेज स्पीड होती क्या है, हमारे पास स्पीड का ही फॉर्मूला पता होगा, तो आपको एवरेज स्पीड का ही पता होगा। ठीक है। दो दो बंदों की जब हमारे पास स्पीड कोई दो दे रखी हो और हमारे पास डिस्टेंस समान हो, तो हम कैसे कह सकते हैं, 2x1 x2 अपॉन में x1 प्लस में x2 होती है। पर हमारे पास इस केस में डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस A एंड B इज 2:3। द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन A एंड B इज, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन A टू द टोटल एम्प्लॉइज इन A इज 1:3। तो यहाँ पे अब आपने एक चीज देखी होगी, अब आपने यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपको, कि भाई A/B यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1:2 है, और यहाँ पे भी हमारे पास 1:3 है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन A टू B, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन A टू B। ठीक है। तो हमारे पास पहले यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A B। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A एंड B, और एम्प्लॉइज का रेशियो बताना है पहले हमको, एम्प्लॉइज। ठीक है। तो एम्प्लॉइज मेरे पास कितने हैं, 2:3 में है, 2:3 में। ठीक है। पर मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टोटल एम्प्लॉइज मेरे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 3 दिया हुआ है ना टोटल एम्प्लॉइज, तो मैं यहाँ पे यदि 3 से गुना करूंगा तो मेरे पास 6:9 आना चाहिए, 6:9 आना चाहिए। ठीक है। और मेरे पास जब यहाँ पे 6:9 है, तो मेरे पास यहाँ पे भी सेम करना है इसको, 2 रेशो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2:6 लिख सकता हूँ। 2:6 यानी कि महिलाओं की संख्या है ये तो हमारे पास दो, तो और 6 यूनिट क्या है हमारे पास, टोटल जो है मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज, टोटल है मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज का। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए ना, वैसे वैसे उस हिसाब से ही चलना है आपको, है ना।
ठीक है। अब मेरे पास जब यहाँ पे 2:6 है, तो मेरे पास जब यहाँ पे मेल फीमेल का संख्या मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। पर यहाँ पे तो एक ही है, तो हम इस रेशो को भी इक्वल करेंगे, तो यानी कि मैं यहाँ पे कितना कह सकता हूँ, 2:4। 2:4 मतलब मेरे पास अब संख्याएं आ गई पूरी पूरी। देख लो आप, यहाँ से मैं यदि फीमेल रेशो लिखूंगा, तो फीमेल एम्प्लॉयज का रेशियो मेरे पास कितना आ रहा है, फीमेल एम्प्लॉयज का रेशियो आ रहा है मेरे पास 2:4। 2:4, तो मेरे पास मेल एम्प्लॉयज का रेशियो कितना आ जाएगा, मेल एम्प्लॉयज का रेशियो मेरे पास माइनस ही तो करना है, यानी कि 4:5 आ गया हमारे पास सीधा सीधा। यदि आपको पता है रेशो वाला टॉपिक, तो आपने भाई अच्छे से कर दोगे क्वेश्चन। हमको रेशो में पहले इक्वल ही तो करना पड़ेगा ना, हर चीज को, यदि कोई इक्वल नहीं दे रखी है तो। ठीक है। अब हमारे पास है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 years ago was 5:7। द रेशियो ऑफ दियर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ इज 9:11। 9:11। पहले 8 years से पहले उनकी एज 5:7 में थी, और 9:11 में हो गई। देख लो, 5:7 और 9:11, चार चार का ही गैप है, यानी कि मैं कितना कह सकता हूँ, चार की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 16 years सीधी सीधी। तो मेरे पास एक की वैल्यू कितनी है, 4 years। 4 years ही है ना मेरे पास एक की वैल्यू, तो मेरे पास 8 years पहले इनकी आयु कितनी कितनी थी, मेरे पास 20 years थी एक की, और एक की मेरे पास कितनी थी, 28 years थी। ठीक है, तो इनकी 8 years बाद कितनी हो जाएगी, 8 years बाद मेरे पास हो जाएगी, इसकी 28 हो जाएगी की, इसकी 36 हो जाएगी। ठीक है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 years लेस देन दैट ऑफ बी, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 years लेस देन दैट ऑफ ए, यानी कि हमारे पास जो सी की एज है ना, सी की एज है मेरे पास 28 है, और जो मेरे पास अच्छा, ये मेरे पास, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 years लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 years लेस देन दैट ऑफ ए। 8 years लेस देन दैट ऑफ ए। देन द सम ऑफ सी एंड डी इन द ईयर्स इज। तो भाई देख लो, मेरे पास यहाँ पे 5:7 है, यहाँ पे 9:11 है, मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 4। और 4 की वैल्यू ही तो मेरे पास 16 है, यानी कि एक की वैल्यू मेरे पास 4 है। ठीक है। तो 4 के हिसाब से मेरे पास 4×5 = 20, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 28। यहाँ पे शायद ऑप्शंस की ही मैचिंग नहीं हो रही है, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो, यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है। अच्छा, ये 13 वर्ष कम है, मतलब यानी कि यहाँ पे हमारे पास 23 है ये। और मेरे पास डी की वर्तमान आयु कितनी है, मेरे पास डी की वर्तमान आयु मेरे पास 20 है, तो मेरे पास उनकी एजेस मेरे पास कितनी आ जाएगी, 43 हो आएगी मेरे पास सीधा सीधा। और कोई कोई लिखना ही चाहेगा, तो देखो मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, A/B है मेरे पास। ठीक है। 5:8 दे रखा है मेरे पास, तो 16 बाद मेरे पास कितना हो रहा है, 9:11। मेरे पास +4 दे रखी है, +4 और +4 यहाँ पे भी। तो मेरे पास इस 4 years की वैल्यू भी तो मेरे पास 16 है, इस 4 years की वैल्यू भी तो मेरे पास 16 है, तो मेरे पास एक की वैल्यू 4 years आ गई। एक की वैल्यू 4 years आ गई। ठीक है, जब एक की वैल्यू 4 years आ गई, तो 8 years पहले उनकी एजेस आ जाएंगी, फिर उनकी प्रेजेंट एज आएगी, और प्रेजेंट डेट से हम सीधा रेशियो निकाल देंगे। ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:8। ए सेव्स ₹7400 एंड बी सेव्स ₹6500 पर मंथ। इफ द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए एंड बी इज 1:2, देन द मंथली इनकम इन ऑफ रुपीज इज। हम यहाँ पे एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, आप पहले बेसिक समझो। ठीक है। तो बेसिक जब हम समझेंगे, तो मेरे पास देखो यहाँ पे कितना होता है, मेरे पास इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग रहता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग रहता है मेरे पास। ठीक है। जब मेरे पास यहाँ पे इनकम का रेशियो दिया हुआ है मेरे पास 5:8, तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 5x/8x। 5x/8x। जब 5x/8x दे रखा है मेरे पास, और उसमें से सेविंग इतनी है, सेविंग मेरे पास कितनी है, ए की सेविंग है मेरे पास 7400, और बी की सेविंग मेरे पास कितनी है, 6500। तो इसमें से जब इनकम में से हम सेविंग को हटा देंगे, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर का ही तो रेशियो आएगा। एक्सपेंडिचर का ही तो रेशियो आएगा, तो मेरे पास इसी की वैल्यू तो 1:2 है, यानी कि मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 10x। 10x माइनस में 14,800 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8x माइनस में 6500। 8x माइनस में 6500, तो मेरे पास यहाँ से 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 300 और 800, यानी कि मेरे पास 8300 आ गई। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, है ना। बी की वर्तमान आयु, हम सीधा 8 का मल्टीपल चेक करते, तो देखो 8 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है। तो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4,150। ठीक है, 4,150 इंटू में 8 करो,
तो 4,000 इंटू 8 करो पहले। 4,000 इंटू 8 कितना होता है? 4,000 इंटू 8 होता है मेरे पास 32,000, और 32,000 का फिर हमको 150 से करना था, तो हमारे पास 33,200 आ गया। ठीक है। अब इसी मेथड को हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे बनाया, कि हमारे पास जो सेविंग्स है वो कितनी है मेरे पास, सॉरी इनकी इनकम्स है 5:8 है, उनका एक्सपेंडिचर्स मेरे पास 1:2 है, और वो बचा कितना रहे थे हमारे पास? बचा मेरे पास एक तो 74 बचा रहा था, और एक मेरे पास 65 बचा रहा था। तो मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ? 5 दूनी 10, और 10 माइनस में 8, यानी कि 10 माइनस में 8 की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है? यहाँ से इससे इसका गुना और इससे इसका गुना, यानी कि हमारे पास यहाँ से सीधी वैल्यू आ जाएगी 48 और 35, सॉरी यहाँ से हमारे पास 148 और 148 और 35 कितना होता है मेरे पास? 48 और 35 होता है मेरे पास 83। तो मेरे पास दो की वैल्यू जब 83 है, 83 का मतलब 8300 ही है भाई। ठीक है, 8300, मैंने 100 का जो हटा दिया है, हमको रेशियो ही तो लेना था। तो हमारे पास इस मेथड को और इस मेथड में कोई फर्क है क्या? हमने यहाँ पे बसरते थोड़ा खोल के लिखा है, और यहाँ पे हमने सीधा बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आप ये मेथड प्रेफर करो, आपको ये आना चाहिए, प्रैक्टिस करो कि भाई आप ये मेथड सीखो। ठीक है। मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है 12वें क्वेश्चन में, इफ x इज इक्वल्स टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ रूट में 1 प्लस में x प्लस में 1। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? ऐसी कोई चीज दिख जाए तो हमको रेशनलाइजेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इसका रेशनलाइज करो, इसको रेशनलाइज करो पहले तो इसको। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? हमारे को ऊपर से किससे गुना करना है? रूट 1 प्लस में एक्स प्लस में रूट 1 माइनस में एक्स का गुना करना है। तो मेरे पास ऊपर क्या बन जाएगा? 1 प्लस में एक्स प्लस में 2 रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस में ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस में एक्स अपॉन में नीचे मेरे पास देखो 1 प्लस में एक्स तो है ही, माइनस में 1 माइनस में एक्स, यानी कि माइनस में 1 प्लस में एक्स, यानी कि मेरे पास नीचे कितना बन जाएगा? 2x। तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ? ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 प्लस में 2 रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, यानी कि मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है? 1 प्लस में रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो मेरे पास यहाँ से आप वैल्यू रख दो सीधी सीधी, तो 1 प्लस में ये मेरे पास 3/4 बनेगा, तो यानी कि 1/2, और 1/2 इंटू में रूट 3/2। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/2 अपन में रूट 3/2, यानी कि रूट 3 उत्तर आ गया मेरे पास। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, है ना? ठीक है, जब भी आप इसको ऐसे आसानी से कर पाओगे ना क्वेश्चन को। आज कोई शॉर्टकट लग ही नहीं रहा है, तो भाई मैं क्या करूँ इसमें? और हाँ, एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया था, कमेंट बॉक्स में लिख रहा था कि भैया ने 4 मिनट में पेपर सॉल्व कर दिया, 4 मिनट में 25 क्वेश्चन। तो भाई यार, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम अलग होता है यार। वैसे यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो भाई, मैंने जब सीट 4 सीट 3 जो भी करवाए थे, तो उसमें आपको बताया था ना कि हमको अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लगेगा। क्वेश्चन पढ़ने का थोड़ा अलग टाइम होता है भाई, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना। और क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो उसके बाद आपको इतना टाइम लग रहा है, ये कहने का मतलब था। ठीक है, वरना 4 मिनट में यार पेपर पढ़ोगे भी नहीं तुम यार, पेपर पढ़ा भी नहीं जाता 4 मिनट में तो भाई। अच्छा, हमारे पास है अच्छा ये हमको 1 सेकेंड, मैं एक बार चार्ज कनेक्ट कर लेता हूँ अपना, वरना ये बैटरी। ये हमारे पास है यहाँ पे। तो हमारे पास अब 13वां क्वेश्चन आ गया, और 13वां क्वेश्चन भाई इसको लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि देखो भाई, जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ एक ही दो ही कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, एंड प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिसका जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट, जिसका जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा प्रॉफिट उसका, मतलब जितने जिसने जितना ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करा होगा उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसको। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2/5, 3/4, और 5/8। मैं इसको सिंप्लीफाई करके कितना लिख सकता हूँ बताओ? 8 और 4, यानी कि इसका 8 है और मेरे पास 5, यानी कि 8×5 = 40, 40 का मल्टीप्लाई कर दूं मेरे पास, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास? 16:30 रेशियो 25 मेरे पास इतना ही तो आएगा। ठीक है, after 4 months, A increased his capital by 50%, B decreased his capital by 20%. What is the share of B in the total profit of rupees 282,100 at the end of the year? तो मेरे पास यहाँ से ए बी और सी का रेशियो तो निकाल लो पहले। ए बी और सी का रेशियो मेरे पास 4 ईयर्स के बाद कर रहा है ए अपना, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है ना 4 मंथ के बाद। तो मेरे पास 16 × 4 रहा है प्लस में,
अब ये 50% बढ़ा रहा है, यानी कि 16 का 50%, 8, तो यानी कि 24, 24 कराया उसने 8 मंथ के लिए। ठीक है। मेरे पास बी है, तो बी ने कितना करा था, बी ने शुरू के जो 4 मंथ है वो तो कितना कराया, 30 कराया उसने, और लास्ट के जो 8 मंथ है उसने कितना 20% की कमी कर दी, यानी कि 30 का 20%, 24 हो जाएगा हमारे पास। तो 24 यानी 24 इंटू में 8। ठीक है। और यहाँ से तो उसने 25 इंटू 12 कराई है, उसने तो चेंज कराई नहीं है। हम यहाँ से यदि 4 को मैं काट के लिख रहा हूँ पूरी तरफ से, 4 से मैं सबको डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 4 से, इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, 16 प्लस में 24 दूनी 48, यानी कि मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन जाएगा बताओ, 30 प्लस में, 30 प्लस में 48, यानी कि 78 बन जाएगा मेरे पास, है ना। और यहाँ पे मेरे पास कितना बन जाएगा, 25 की 75। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ गई होगी, 78 यानी कि 6 इंटू 13 होता है, 6 इंटू 13। अब यहाँ पे 6 का मल्टीपल चेक करो पहले, तो 6 का मल्टीपल ये वाला नहीं है, 6 का मल्टीपल ये वाला नहीं है, 8 3 11 और 2 13 होता है ना। और 6 का मल्टीपल ये भी है और ये भी है, और ये दोनों 13 के भी मल्टीपल है, ये दोनों 13 के भी मल्टीपल है, क्योंकि 13 7 91 5, 13 13 7 91 10 और 4। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि मेरे को 64 और 78, 78 और 75 को जोड़ो, 75 और 75 150, 153, 153 और 64 मेरे पास कितना हो जाएगा, 153 और 64 मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ। तो मेरे पास 153 और 64 हो जाएगा मेरे पास 270। ठीक है। 2821। ठीक है। और अपॉन में 217 है। ठीक है। तो 217 गुना 10 करता मैं, तो ये लगभग 13 बार जा रहा होगा, क्योंकि 13 कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक आएगा हमारे पास यूनिट डिजिट। तो मेरे पास यहाँ पे 1300 आ गया। ठीक है। अब 1300 आ गया, एक तो हमारे पास ये है कि इसको 1300 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसमें ऐसे चेक कर लो कि भाई हम यहाँ से 13 का मल्टीप्लाई, 13 का भाग देंगे, तो मेरे पास 13 का भाग देने के बाद कितना आ रहा है, 13 7 91 और 13 5 65। अब इसमें भी 13 का भाग जाना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है ना। ठीक है। ठीक है ना, ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का फायदा, ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन का फायदा। ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन का फायदा ये होता है ना। 14वां क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। और ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वही ट्रिक यूज करना है इसमें। ठीक है। द एवरेज ऑफ सम पर्सन्स इन अ ग्रुप इज 70 kg, when the 15 persons with average weight 60 kg leave the group on the, और 15 persons with average weight 87.5 किलोग्राम join the group, then the average weight of persons in the group in both the cases is equal. How many persons are there in the group initially? मैं यदि persons को initially मैं x मान रहा हूँ, ठीक है, x। अब थोड़ा ध्यान देना है ये चीज पे। पहले हमारे पास चाहे कितने भी पर्सन्स थे, पहले हमारे पास चाहे कितने भी पर्सन्स थे, लेकिन हमारे पास एवरेज वेट कितना था उसका, 70 था हमारे पास। एवरेज वेट कितना था हमारे पास, 70 था। ठीक है। अब उसमें से हमारे पास 60 kg वाले जो है ना, उन्होंने 60 kg लीव द ग्रुप ऑफ 15 पर्सन, मतलब व्हेन 15 पर्सन विद एवरेज वेट 60 kg लीव द ग्रुप, और 15 पर्सन विद एवरेज वेट 87.5 किलोग्राम ज्वाइन द ग्रुप। तो मेरे पास सिर्फ इतना चीज बता दो मेरे को, तो कि जब ये 15 पर्सन गए, 15 पर्सन गए, इनका पहले एवरेज वेट कितना बैठ रहा था, यहाँ पे दिया हुआ है कि 70 एवरेज वेट था, 70 एवरेज वेट, लेकिन वो 60 वाले तो चले गए, 60 वाले तो चले गए, तो हमारे पास कितने का डेविएशन आ रहा है यहाँ पे, +10 का डेविएशन। मतलब मैं यहाँ से कितना कह रहा हूँ, +10 का डेविएशन। ये +10 बचा है ना, अब हर ग्रुप में ये 10 10 10 10 बचा है, हर पर्सन पे 10 10 10 10 10 बचा है ना, हर 15 पर्सन पे बचा है, ये तो हर 15 पर्सन तक बचाएंगे। तो हम यहाँ से कितना कह सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज वेट होगा ना वो बचे कुछ लोगों का, तो वो हमारे पास 70 प्लस में होगा कुछ। 70 प्लस में कितना होगा वो, 10 10 इंटू में 15 है, और ये कितने में बटा होगा, ये हमारे पास x-15 में बटा होगा, x-15 में बटा होगा। भाई हमारे पास यही तो कह रहा है ना कि भाई जब 60 एवरेज वाले 15 जो है पर्सन ने छोड़ दिया, वो ग्रुप ही छोड़ दिया वो, तो हमारे पास जो 10 पर्सन, 10 वेट तो हमारे पास हर पर्सन पे बच गया ना, उसमें से 15 में से 10 वेट तो हमारे पास हर पर्सन में से बच गया। तो वही हमारे पास टोटल वेट कितना बचा, 150, और 150 अब कितनों में बट गया होगा वो, x-15 में बट गया होगा, इज इक्वल्स टू। ऐसे हम यहाँ से कितना देख सकते हैं, 70 प्लस में। अब ये मेरे पास 87.5 है, यानी कि 17.5 का डेविएशन आ रहा है मेरे पास। जब 17.5 का डेविएशन आ रहा है मेरे पास, तो यानी कि 70 तो वेट आया ही है हमारे पास, 70 तो वेट आया ही है हमारे पास।
अब लेकिन 17.5 और एक्स्ट्रा है, तो 17.5 हर 15 व्यक्ति पे आया है, हर 15 व्यक्ति पे 17.5 आया है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये वेट कितने में बटेगा, x प्लस में 15 में बटेगा, क्योंकि 15 एडमिट हुए हैं, 15 एडमिट हुए हैं। तो हमारे पास यही तो दे रखा है ना एक्चुअल इक्वेशन, तो हमारे पास 70 से 70 कट गया, 15 से 15 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास 10 अपॉन में एक्स माइनस में 15 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से, 17, 17.5 अपॉन में एक्स प्लस में 15 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, देखो ये मैं 2.5 से यदि काटूं तो 4 और 7, यानी कि ये मेरे पास कितना आ रहा है, 4x प्लस में 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से, 7x माइनस में 105। यानी कि मैं यहाँ से कितना देख पा रहा हूँ, 3x की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ से 165, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 55। तो हमारे पास जो इनिशियली ग्रुप में कितने विद्यार्थी, जो कितने स्टूडेंट्स थे, कितने पर्सन थे हमारे पास, 55। ये आपको समझ में आएगा जब आपने एवरेज ढंग से पढ़ा होगा, जब आपको डेविएशन की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी। बाकी आप यदि ऐसे करना चाहो कि भाई हमारे पास सब हमारे पास पर्सन थे ग्रुप में एक्स, तो हमारे पास पहले इक्वेशन तो क्या बनेगी, हमारे पास 70x होगी। ठीक है, 70x से फिर हमारे पास जब 15 लोगों ने छोड़ा, 15 लोगों ने ग्रुप ही छोड़ दिया, तो हमारे पास जो टोटल वेट कितना रह जाएगा, हमारे पास 15 लोगों का टोटल वेट कितना रह जाएगा मेरे पास, 70x माइनस में जो हमारे पास 60 छोड़ रहे हैं ना, 60, 15 ग्रुप जो है, मतलब 60 एवरेज वेट वाले 15 स्टूडेंट छोड़ रहे हैं उसमें से, तो हमारे पास जो बचा कुचा वेट है वो किसके बराबर है, उसको बराबर करके देख लो, तब भी हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, है ना। तो आप करके देख लेना, यहाँ से भी ऐसे ही आएगा, यहाँ से भी ऐसे ही आएगा, है ना। थोड़ी क्रिएटिव टेक्निक सीखो जब पार पड़ेगी भाई, है ना, एकदम देसी लैंग्वेज में बात करें तो। 15वां क्वेश्चन है, द रेशियोज ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द सॉल्यूशंस ए एंड बी 7:8 एंड 3:B रिस्पेक्टिवली, इफ 9 लीटर्स ऑफ ए इज मिक्सड विद 6 लीटर्स ऑफ बी, देन 1 लीटर इफ अल्कोहल एंड 2 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, व्हाट इज द परसेंटेज। हमको रिजल्टिंग मिक्सचर में 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर वाटर जोड़ना है रिजल्टिंग मिक्सचर। तो यहाँ पे हमको एक्चुअल क्वांटिटीज ही चाहिए, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटीज ही चाहिए हमको, हमारे पास जो है ना रेशियो से काम नहीं चलेगा। हमको यदि ये दिया हुआ होता कि कुछ कि हमको 9 लीटर और 6 लीटर में मिलाया, तो बताओ फाइनल में क्या होगा, फाइनल में यदि कुछ मिलाया नहीं है उसने, या फिर हमको ये कहता कि 1:2 में ही मिलाया जाता है, तो हमको रेशियो से काम चल जाता। लेकिन यहाँ पे तो हमको एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई, तो हमको एक्चुअल क्वांटिटी ही निकाल लेंगे हम यहाँ से। अब मेरे पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी मान रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ अल्कोहल, और ये हो गया मेरे पास वाटर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ए में अल्कोहल और वाटर कितना है मेरे पास, 7:8। 7:8 को मैं यदि 9 से डिवाइड करूंगा, मतलब 15 को यदि 9 से डिवाइड करूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 0, 9 को यदि 15 से डिवाइड करूंगा मैं, तो मेरे पास कितना आएगा, 0.6 आएगा, 0.6। तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 7 की वैल्यू मेरे पास 4.2 आएगी, 4.2 kg, और ये मेरे पास वाटर कितना हो जाएगा इसमें, 4.8 kg। इसी प्रकार से यदि 6 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1.2, यानी कि 3.6 kg तो उसमें अल्कोहल हो गया, और 2.4 kg हमारे पास वाटर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब रिजल्टिंग मिक्सचर है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, बताओ, 7.8 आ गया ये तो, और ये यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 और 7.2। अब इसमें +1 लीटर कर रहा है, +1 लीटर करके हमारे पास 8.8 हो गया ना ये, और यहाँ से ये हमारे पास कितना हो रहा है, ये हमारे पास कितना कर रहा है, +2 लीटर कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ से कितना बैठ जाएगा, ये 9.2। तो हमारे पास जो है अल्कोहल की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारे पास अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 8.8 कितने में आएगी हमारे पास, 18 में। तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 44/90, 44/90। ठीक है, 44/90 तो आई ना। ठीक है, तो हम यहाँ से यदि करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, इतना परसेंट आ जाएगा, यानी कि 440 अपॉन में 9%, 440, 441 होता तो मेरे पास 49% आ जाता, लेकिन 440 है तो मेरे पास उससे थोड़ा सा कम आएगा हमारे पास ये। ठीक है, ये मेरे पास 49 से थोड़ा सा माइनस आएगा, थोड़ा सा। ठीक है, अभी कैलकुलेशन इतनी फास्ट कैसे हुई ये भी आपको समझ में आ गई होगा, 441 होता तो 450 होता तो हमारे पास 50 आता, 441 होता तो हमारे पास 49 आता। बात ऐसे ही तो होती है ना। अब आप ये कौन से ये जो है ये क्वेश्चन भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि जो है मिक्सचर में ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं, मतलब ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं। द रेशियोज ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन सॉल्यूशंस ए एंड बी आर 3:5, 9:7 रिस्पेक्टिवली।
A and B are mixed in the ratio 5:8 in 520 ml of resulting solution. How much water should be mixed so as to obtain a solution in which the ratio of water to alcohol is 4:3? मेरे पास यहाँ पे A है और यहाँ पे B है मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे कितना दे रखा है, अल्कोहल और वाटर दे रखा है। तो मेरे पास यहाँ पे 3:5 है ये तो, और ये मेरे पास कितना है 9:7। तो इसको जब मैं 5:8 में करूंगा तो मेरे पास पहले तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो ना, पहले तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 5/8 कर दो इसको, ठीक है, ऐसे ही तो होगा ना। तो हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं, देखो हमको रेशियो है, अल्टीमेटली रेशियो ही तो आना है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, मतलब 2 से मैंने 8 को काट दिया, तो मेरे पास यहाँ से 5×3 = 15 है, और 9×4 = 36 यानी कि 51, और ये मेरे पास 7×4 = 28 और यानी कि 53। तो मेरे पास 51:53 आ गया, 51:53 जब मैंने इनको 5:8 के रेशियो में मिलाया, ठीक है। अब मेरे पास यहां से कितना कह रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड सो एज टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन इन विच द रेशियो ऑफ वाटर टू अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल टू वाटर है मेरे पास, गलती मत कर देना भाई, अच्छे से पढ़ना। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाटर टू अल्कोहल। तो वाटर टू अल्कोहल यानी कि हमारे पास कितना हो रहा है, अल्कोहल टू वाटर 3:4 हो रहा है। तो हमारे पास कितना वाटर मिलाया जाना चाहिए, हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि भाई ये तो हमारे पास चेंज होगा ही नहीं ना, ये तो हमारे पास चेंज होगा ही नहीं, यानी कि मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ इसको, 51:68 लिख सकता हूँ। 51:68 यानी कि मैंने कितना लीटर मिलाया, 15 यूनिट मिलाया मैंने। तो हमारे पास 15 यूनिट की वैल्यू, 15 का मल्टीपल देखो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो कट गए हमारे पास, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 51 और 53, 104 की वैल्यू मेरे पास 520 लीटर है। तो मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू मेरे पास 5 ml आ जाएगी। तो मेरे पास 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 75 ml, ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो है 17वां क्वेश्चन आ गया, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। सारे की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने अपलोड करे हैं आज की, है ना। ए बॉलर गिव्स 13.6 रन्स पर विकेट, ही गिव्स 50 रन्स एंड टेक्स 5 विकेट्स इन ए मैच देयर, by improving his average runs wicket by 1/68 टाइम्स इट्स अर्लियर एवरेज। इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूव का मतलब, इम्प्रूव कैसे होगा, इम्प्रूव कैसे होगा भाई, जब एक प्लेयर है वो लास्ट मैच तक तो ले रहा था 13.6 विकेट्स पर हर रन पे, मतलब जो 13.6 रन दे रहा था वो हर विकेट पे, तो उसका एवरेज इंप्रूव कैसे होगा, जब वो हर विकेट पे रन कम कर देगा, मतलब हर विकेट पे वो रन कम कर देगा देना, यानी कि अब पहले वो 13 देता था तो अब वो 10 दे रहा हो या फिर 12 दे रहा हो, तभी तो उसका एवरेज इतना इंप्रूव होगा ना। तो हम यहाँ से 13.6 में कितना इंप्रूव हुआ है, 1/1/68 यानी कि 13.6 को अब मैं यदि 168 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना आ जाए, 1/68 करना है ना मेरे को, 1/68 इसका। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.2, 0.2, यानी कि मेरे पास न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज बता सकते हो तुम मेरे को, न्यू एवरेज आ जाएगा मेरे पास 13.6 माइनस में 2 यानी कि 13.4। मेरे पास इंप्रूव करना है उसका, इंप्रूव भाई। आप कोई प्लेयर हो और आपका ये है कि आप 13 रन पे एक विकेट देते हो, तो आप यदि अपना एवरेज इंप्रूव करोगे तो आप कैसे इंप्रूव करोगे, जब आप 13 से कम विकेट दोगे अगले वाले मैच में, जब 13 से कम विकेट दोगे तभी तो, 13 से कम रन दोगे हर विकेट पे तभी तो आपका एवरेज ना इंप्रूव होगा ना, ठीक है। तो हमारे पास एक तो इसको एलिगेशन से कर लो, मैं आपको एलिगेशन नहीं बता रहा हूँ इसमें, सीधा सीधा है ना, एलिगेशन, ठीक है। तो एलिगेशन हमारे पास कितना था, देखो पहले मेरे पास 13.6 था, 13.6 था, ठीक है। हमको 13.6 का तो कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि 50 रन दिए है ना जो उसने, टेक्स 5 मिनट्स, टेक 5 विकेट्स, यानी कि मेरे पास जो रहा है ना यहाँ पे उसका 10 रहा है, 50 रन पे उसने 5 विकेट्स लिए हैं। तो मेरे पास यहाँ से कितना रहा है, मेरे पास 10 ही तो रहा है ना, 10 ही तो रहा है। और मेरे पास कितना गया है वो 13.4, तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3.4, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.2, यानी कि मेरे पास 17:1 आ गया, 17:1। जब ये 17:1 आया है तो यहाँ पे एक चीज बताओ, ये इसने कितने पे करे हैं, ये इसने कितने पे लिए हैं, ये मेरे पास 5 पे लिए हैं उसने, 5 पे लिए हैं, एक का वैल्यू 5 विकेट्स है हमारे पास, एक का वैल्यू हमारे पास 5 विकेट्स है, तो मेरे पास 17 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 85 विकेट्स,
85 विकेट्स। अब मेरे से क्या पूछा है, हाउ मेनी विकेट्स हैड बीन टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच। टिल द लास्ट मैच यानी कि 18, 17 प्लस में एक 18, यानी कि मेरे पास 90 आ गया सीधा सीधा 90। मेरे पास मतलब उस लास्ट मैच से पहले वाले मैच तक ही पूछता तो मेरे पास कितना आ जाता, 85 आ जाता। ठीक है, 85 आ जाता मेरे पास, है ना। उसने मैच इतने इतने खेले हैं, मैच तो इतने इतने खेले हैं, आपको समझ में आ गया होगा ना। पहले 17 मैच खेल लिए थे, अब एक मैच और खेल लिया उसने। ठीक है, ठीक है। दूसरा, यदि आप करना चाहो तो आप भाई इक्वेशन बना लो ना। इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, पहले उसने 13.6 तक करा था, तो 13.6 उसने कितने में लिए थे, एक्स में लिए होंगे, एक्स में लिए होंगे, है ना। भाई जब 13.6 एक्स विकेट पे लिए हैं, मतलब उसके द्वारा यदि विकेट एक्स लिए गए हैं, तो उसके द्वारा रन कितने हो गए टोटल, 13.6 इंटू में एक्स। अब उसने 50 रन और एक्स्ट्रा कर दिए, 50 रन और एक्स्ट्रा कर दिए, तो उसने 50 रन और एक्स्ट्रा कर दिए, इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 13.4। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अब यहाँ से उसने विकेट कितने ले लिया, अब एक्स प्लस में 5, एक्स प्लस में 5। तो हमारे पास यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकालोगे, मेरे पास 0.2 एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50, और 13×5 = 69, यानी कि 19। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 190/2। सॉरी, 13×5 = 65, और नहीं नहीं 67 आएगा भाई, है ना। 67 यानी कि 70, तो मेरे पास 170/2, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 85। ठीक है, ये तो बेसिक ही है, बेसिक क्वेश्चन है ना, और कई बार पूछ भी लेते हैं। B/2 A आर द थ्री साइड्स ऑफ एन एक्विट एंगल ट्राइंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ A ग्रेटर देन B। A ग्रेटर देन B यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि 2A इज द ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट साइड है हमारी। भाई जब ए ही बी से बड़ा है, ए ही बी से बड़ा है, तो 2A तो इन सबसे बड़ा होगा ही ना। तो हमारे पास ये कितनी है, ग्रेटेस्ट साइड नहीं होगी कि ग्रेटेस्ट साइड। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यदि मेरे पास ए बी सी कोई साइड्स हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, यदि ए को मैं ग्रेटेस्ट लूंगा, यदि ए को मैं ग्रेटेस्ट लूंगा, तो मेरे पास एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है, एक्यूट एंगल के लिए मेरे पास क्या होता है, B² प्लस में C² ग्रेटर देन किससे रहेगा, A² से। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए मेरे पास बताओ, ये मेरे पास आ जाना चाहिए यहाँ से B² प्लस में B²/4 इज ग्रेटर देन 4A², यानी कि मेरे पास यहाँ से 5B² की वैल्यू ग्रेटर देन 16A²। ठीक है, ये आया कैसे, अब वो भी देख लो। हम आपने यदि कोसाइन रूल पढ़ा है, तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, A² प्लस में B² माइनस में C² अपॉन में 2AB। ठीक है, यदि थीटा की वैल्यू मैंने 0 ली, थीटा की वैल्यू मैंने 90 ले ली, तो मेरे पास A² प्लस में B² बराबर C²। ये मेरे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल। ठीक है, पर यदि मैं थीटा की वैल्यू को, यदि मैं थीटा की वैल्यू को ले रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब मैं थीटा की वैल्यू को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है मेरे पास। जब ये ग्रेटर देन 0 है मेरे पास, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक चीज बता देना आप, तो A² प्लस में B² माइनस में C² भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो मेरे पास अब यहाँ से मैं कितना कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं कितना कहूंगा अब, यहाँ से मैं कितना कहूंगा अब, यदि मेरे पास माइनस का साइन इधर जाएगा तो मेरे पास कितना रहेगा, यदि मेरे पास माइनस का साइन यदि उधर जाएगा, मैं यदि यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास जो है न्यून कोण रहना है, ये न्यून कोण कितने तक रहता है, 90 से छोटा तक रहता है ना, 90 से छोटे तक ही तो रहता है, और 90 से यदि मैं बड़ा लूंगा तो ये माइनस चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से इनके रिलेशन आते हैं, और यहाँ से रिलेशन जब आएगा तो मेरे पास कितना रिलेशन आ रहा है यहाँ से, 5B² इज ग्रेटर देन 16A²। ठीक है, मेरे पास 19वां क्वेश्चन है, और 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बताना है, मतलब ट्राई योर सेल्फ, है ना। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, राहुल एंड रोनित अंडर टू डू पीस ऑफ वर्क फॉर 960। राहुल अलोन कैन डू द वर्क इन 75 days। ठीक है, रोनित
कैन डू द वर्क इन 40 डेज, और आर प्लस में कपिल 25 डेज में कर रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी कुछ भी मानो, मैंने 600 मान ली, तो मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, 75 और 8 है, ये मेरे पास 15 आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आएगा, 12 और 24। तो अब यहाँ से बता देना मेरे को, आपको कमेंट और आंसर्स करना है, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगा कि शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उसका उतना ज्यादा शेयर, ठीक है ना। ये हमारे पास 20वां क्वेश्चन आ गया, और 20वें क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है थोड़ा सा मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, sin 2x प्लस में 1 प्लस में cos 2x अपॉन में sin x प्लस में cos x। तो हमारे पास कैसे कैसे आंसर बैठाएंगे इसका, मेरे पास ये sin x प्लस में cos x कट जाए तो मेरी पर बात बन जाएगी, पर sin x प्लस में cos x को काटेंगे कैसे। मेरे पास, चलो खोल के तो देखते हैं इस चीज को एक बार। ये मेरे पास 2 sin x cos x है, 2 sin x cos x, ठीक है, और प्लस में 1। अब ये cos 2x है, तो cos 2x का फॉर्मूला एक तो होता है cos² x माइनस में sin²x। ये cos² x माइनस में sin² ही क्यों लगाया अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस में sin² cos² हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से कितना बचेगा, 2 sin x cos x इंटू में प्लस में 2 cos x अपॉन में ये मेरे पास बच गया sin x प्लस में cos x। तो अब यहाँ से ये देखना है, यदि मैं 2 cos x को कॉमन ले लूं, 2 cos x को मैं कॉमन ले लूं, तो मेरे पास sin x प्लस में cos x ही बचा ऊपर से, और नीचे भी मेरे पास कितना था sin x प्लस में cos x। हर चीज में वैल्यू रखना बेकार की बातें हैं भाई। आप ये कहोगे सीधी वैल्यूज ही क्यों नहीं रख दी आपने, तो वैल्यूज कितनी कितनी रखोगे, वैल्यूज रखने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है, जब आपको सिंपल सी आइडेंटिटीज दी हुई है तो आपने सिंपल सा मेथड यही आएगा ना हमारे पास, बेस्ट मेथड तो यही है ना इसका। वरना आप सोचते रहो क्या क्या वैल्यूज रखनी है, जहां पे वैल्यू रखने की जरूरत पड़ती है वहां तो आप रख नहीं पाते हो, यही बात है ना। 21वां क्वेश्चन आ गया, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 2 टाइप्स ऑफ ईयरफोन्स वायर्ड एंड वायरलेस टू टोटल नंबर ऑफ हेडफोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन मे इज 2800, आउट ऑफ विच 35% आर वायर्ड एंड रेस्ट आर वायरलेस। मेरे पास इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इफ 80% ऑफ वायर्ड हेडफोन्स एंड 90% ऑफ द वायरलेस हेडफोन्स आर वर्किंग, देन द परसेंटेज ऑफ हेडफोन्स विच आर नॉट वर्किंग। मेरे पास यहाँ पे टोटल, यदि मैं डेविएशन लगा दूं, यहाँ पे मैं डेविएशन लगा दूं, आपने डेविएशन तो पढ़ा होगा ना भाई, मैं यदि डेविएशन लगाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास डेविएशन कैसे लगेगा, यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने मान ली, एक तो वायर्ड मान ली है मैंने, एक मैंने वायरलेस मान ली, है ना। तो मेरे पास टोटल वायर्ड कितनी है, टोटल वायर्ड है मेरे पास 35%, यानी कि यदि टोटल मेरे पास 20 है, 7/20, मेरे पास टोटल 20 है, तो उसमें से 7 वायर्ड है, तो मेरे पास 7 और 13, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास कितना दिया हुआ है कि वायर्ड हेडफोन्स का 80% सही है, यानी कि यहाँ से कितना खराब है मेरे पास, 20% खराब है। और यहाँ पे मेरे पास वायर 10% नहीं वर्क कर रही है, यहाँ पे 10% वर्क नहीं कर रही, यहाँ पे 20% वर्क नहीं कर रही। मेरे को टोटल इफेक्ट निकालना है इसका, तो टोटल इफेक्ट निकालने के लिए मेरे पास डेविएशन ही तो लगाऊंगा। मैंने टोटल जो इफेक्ट है ना, मैंने 10% का मान लिया, 10% का, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे डेविएशन कितने का आ गया, यहाँ पे मेरे पास 0 का डेविएशन है, और यहाँ पे मेरे पास +10 का डेविएशन है। जब ये +10 का डेविएशन है तो मेरे पास 7, एक पे +10 का है, तो मेरे पास 7 का कितना हो जाएगा, 70 का। और 70, यही 70 कितने में बटेगा, 20 में बटेगा, यानी कि मेरे पास 10% प्लस में 3.5%, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 13.5%। वैसे आप करते रहना इक्वेशन बना के या फिर जो भी है, सबसे इजीएस्ट मेथड तो यही है कि आप यही तरीका लगा लें, और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप वैसे इस क्वेश्चन को करने में लगाओगे कम से कम 2-3 मिनट, या आपने ऐसे क्वेश्चन करा तो आपने लगभग 40 सेकंड में कर दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको जो डे 3 वाली वीडियो में करवा दिया था पॉलीगन टॉपिक, तो मैंने कंप्लीट, आप जाके देख सकते हो, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और मैंने आपको लिंक दिखा भी दी थी शुरू वाले, जब मैंने आपको ये दिखाया था। 1 सेकंड, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार। हम्म, देखो ये वाली स्लाइड में जब मैंने आपको बताया था, तो देखो ये वाली स्लाइड में मैंने सारी चीजें पिन करी हुई हैं। ये हमारी ज्योमेट्रिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज है, सिर्फ 3 डेज हो गए हैं इसमें, जो भी 8-7 डेज रहेंगे, लेकिन सारी की सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो इसके
कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 21, 22 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 5:3 एंड द रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 9:5। तो मेरे पास ईच इंटीरियर एंगल, मेरे पास इंटीरियर एंगल्स का योग कितना रहता है, n-2 में 180। मैं एक में तो 5x साइड है हमारे पास, एक में 3x साइड है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, एक के लिए तो 5x-2 इंटू में 180 अपॉन में 5x। हमारे पास एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू तो इतनी है ना, अपॉन में 3x-2 इंटू में 180 अपॉन में 3x। तो मेरे पास यहाँ से 180 से 180 गया, मेरे पास 9:5 है ना टोटली, तो ये, तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, ये मेरे पास x, तो मेरे पास 3 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 15x-6 है। और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा ये, 1 सेकेंड, कहाँ गलती हुई है, ये गलती कहाँ पे हुई है मेरे से, n-2 अपॉन में n ही तो रहता है। हमने क्या है, या तो 5:3 है, ये तो 1:1 ही बन रहा है, सीधा सीधा 1:1 ही बन रहा है ये तो। अच्छा अच्छा, नहीं 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 यार, कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो जाती है कई बार मेरे से, ठीक है। 9:5, यानी कि देखो 75x में 36 इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना आ जाएगा ये, 15 135, और माइनस में ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा ये, 15x-30 करो भाई इसको। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू मेरे पास 1 ही आ रही है, यानी कि इसका आंसर 5 और 3 ही है, ठीक है। 5 और 3 ही है इसका। The ratio of the difference between the price of A and B in 2009 to that of item B in 2012 is, हमारे पास the ratio of difference between the price of item A and B, आइटम ए ये नीला वाला है, ठीक है, आइटम ए एंड बी इन 2009, आइटम ए की 2009 में प्राइस कितनी है, 260 है, ठीक है। 260 नहीं, 260 70 80 90, हाँ 260 ही है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना, बी की प्राइस 2009 में कितनी है, बी की प्राइस 2009 में है मेरे पास 190, तो मेरे पास 70 आ रहा है, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन तो कट गए पहले। 70 रेशियो क्या बन रहा है ये हमारे पास, एंड आइटम बी इन 2012, आइटम बी की 2012 में मेरे पास कितनी है, आइटम बी की 2012 में ये मेरे पास 250 है, और ये मेरे पास कितना है यहाँ पे 310। तो मेरे पास 70:60 आ रहा है, यानी कि 70:60, यानी कि 7:6, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, 24वें क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए माइनस में 1 कॉट बी माइनस में 1। यानी कि अब यहाँ से मैं सीधा सीधा ही, आप वैल्यू कितना रख सकते हो इसकी, तो 0 रख सकते हो ना सीधा सीधा। भाई मैं यदि एक चीज बताओ मेरे को, मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक बात बताना तुम, नहीं नहीं 0 नहीं है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला देखो भाई, मैं आपको पूरा बेसिक ही बता देता हूँ इस चीज का। आपने ये एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये कॉट ए प्लस में बी का, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉट ए कॉट बी माइनस में बना कौन में कॉट ए प्लस में कॉट बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना। तो हमारे पास यहाँ से ए प्लस में भी 45 है, तो मेरे पास कॉट ए प्लस में कॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कॉट ए कॉट बी माइनस में 1। तो मेरे पास यहाँ से देखो, ये जब मैं कॉट ए कॉट बी को इधर लाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ से देखो, जब मैं कॉट ए कॉमन ले लिया मैंने एक बार, तो मेरे पास यहाँ से कितना बचा, मेरे पास यहाँ से कितना बचा, कॉट ए कॉट, जब मैंने कॉट ए कॉमन ले लिया यहाँ से, तो मेरे पास 1 माइनस में कॉट बी बचा, ठीक है। और प्लस में कॉट बी, है ना, सॉरी, यहाँ से कॉट ए माइनस में कॉट बी करो इसको, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू ही इतनी आएगी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है मेरे को, है ना, इसका जो है, अब ये इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर, कमेंट और आंसर, ठीक है।
मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है यहाँ पे, है ना। और ये आपको फॉर्मूला पुट करो चाहे कुछ भी करो, आपको आंसर लाना है इस चीज का, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए इसकी चीज का। ठीक है। ओके। ठीक है ना। इसके सिर्फ आंसर बताना है आपको, है ना। ये कॉट ए प्लस में बी का फॉर्मूला, कॉट ए प्लस में कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस में वन अपॉन में कॉट ए प्लस में कॉट बी। 25वां क्वेश्चन है हमारे पास। 13x माइनस में 5/x, 13y माइनस में 5/y, 13z माइनस में z 5/z इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास यहाँ से देखो, x माइनस में 5/x, सॉरी 13 माइनस में 5/x, प्लस में 13 माइनस में 5/y, प्लस में z 13 अपॉन में 13 माइनस में 5/z की वैल्यू 0 आ रही है मेरे पास। तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z कितना आ जाएगा मेरे पास, 39/5 आ जाएगा। ठीक है। करते रहना। अब क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये आप खुद से करना, एक बार ट्राई करना इसका, है ना। आंसर मैंने आपको जो है आंसर, अरे मैंने यहाँ पे ए प्लस में बी ए को 0 ले लिया था जल्दी जल्दी में, तो वो नहीं हुआ था। ठीक है, पर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा, और आपका आंसर इसका कमेंट में बताना है इसका, ठीक है ना। इसका आंसर जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। या आप इसको जैसे भी 1 माइनस में 10 ए या फिर कुछ भी करके 1 माइनस में 10 ए 1 माइनस में 10 बी जो भी करो, लेकिन आंसर बताना है आपको, ठीक है। मैंने आपको कॉट ए प्लस में कॉट बी का भी फॉर्मूला बता दिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल जो इजी मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। क्योंकि भाई देखो, मैंने आपको बता दिया कि इस चैनल की इंपॉर्टेंस क्या है। इस चैनल पे मैंने आपको देखो बहुत सारी चीजें कराई हुई हैं, और बहुत सारी चीजें हम कवर और करने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।